गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी थी। एक्स पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी उसकी वैल्यू कितनी आई थी। उसकी वैल्यू आई थी 2 kp/r। ये एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इससे कंपेयर करेंगे कि एक्स पर होती है उतनी होती है या इससे ज्यादा होती है इससे कम होती है, क्या इसमें रिलेशन होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास एक कोई विद्युत द्विध्रुव है। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव में दो परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जो अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये कितनी दूरी पर स्थित है 2a, यानी कि बहुत कम दूरी है। इसका ये जो x है, इस x के मध्य बिंदु और इसके लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होती है वो इसका क्या होती है, निरक्ष होती है। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। ये जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वही फंडा है जैसे अपन ने x पर याद किया था। तो क्या था, पहले प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उसके बाद माइनस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उसके बाद वहां पर अपन ने क्या निकाली थी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी कि माइनस और प्लस q के कारण क्या हो रही है वो स्थिति थी। तो यहां पर भी सेम पोजीशन है, सेम कंडीशन है। ये टोटल 2a दूरी है, तो ये दूरी वो कितनी हो जाएगी a, और ये दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी a। तो यहां पर निकालो पहले प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो और फिर माइनस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो। तो प्लस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो प्लस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर। तो ये मैंने मान लिया कि इस प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इवन। माइनस q के कारण देखोगे तो माइनस q के कारण आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, अंदर की ओर होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली कितनी है, E2। ये जो एंगल है वो मैंने मान लिया कि थीटा है। तो ये इस स्थिति से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और आपको पता है कि ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इस स्थिति के साथ जो E1 है वो भी कितना कोण बना रहा है, थीटा। E2 है वो भी क्या कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो आपको पता है कि इस स्थिति के साथ E1 के कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। इस डायरेक्शन में जो घटक होगा जिसके साथ कोण बनता है वो घटक किसका होगा, कोस का होगा। तो ये घटक कितना हो जाएगा, E1 है कोस थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कितना हो जाएगा बताओ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो घटक है वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो घटक है वो हो जाएगा E1 है साइन थीटा। अब E2 की बात करें, E2 में क्या है, E2 का भी वही बात है, जो एक क्षैतिज घटक है वो कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर जो नीचे की ओर घटक है वो घटक कितना हो जाएगा बताओ, E2 sin थीटा। ये A है, ये मैंने मान लिया कितना है, B है। तो अब देखो आपके पास जो दो घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक E1 का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो घटक है वो कितना है, E1 sin थीटा। और जो E2 का ऊर्ध्वाधर जो नीचे की ओर घटक है वो कितना है, E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में। अब अपन इसमें आगे चलेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसमें अपन देखेंगे कि अगर इसमें देखो यहां पर ये E1 cos sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है। अगर E1 sin थीटा यानी E1 की और E2 की वैल्यू सेम हो जाए
तो ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। लेकिन अभी अपन को पता नहीं कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो अपन इसमें सोल्व करते हैं कि आपके पास तो ये वैल्यू आई है, पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बताओ, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानिए, और E1 बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर कितनी है, ये दूरी है, तो आर कितनी होगी बताओ, बीपी स्क्वायर। आपके पास कितना है, के क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। बीपी की वैल्यू कितनी है, अगर मैं ये देखूं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, बीपी है, तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस कितना कर दिया आपने, ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या गया, बीपी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बात। अब अगर मैं इसमें ये वैल्यू रख दूं तो आपके पास E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण 1। और इसकी दिशा क्या है, बी से किसकी ओर होगी, पी क्यू, बी से पी क्यू। अब दूसरी चीज, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या थी, माइनस क्यू के कारण क्या आएगी, E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन दूरी कितनी है, अब दूरी कितनी है, एपी है, तो एपी स्क्वायर। आपको पता है कि बीपी और एपी दोनों बराबर है, तो जो वैल्यू बीपी स्क्वायर की होगी वही वैल्यू एपी स्क्वायर की होगी, और कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रख दो भी। तो E2 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, एपी है, एपी की वैल्यू कितनी है, एपी स्क्वायर है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण कितनी होगी, 2। इसकी दिशा E1 की दिशा क्या आती है, बी से पी की ओर। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगी, अंदर की ओर होगी, तो इसमें दिशा क्या हो जाएगी, P से किसकी ओर हो जाएगी, A की ओर। अब इसमें अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करूं तो देखो क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से आपको पता है कि E1 इज इक्वल टू कितना है, E2। E1 और E2 की वैल्यू दोनों की क्या है, बराबर। यहां पर मैं अभी सदिश रूप में नहीं लिख रहा हूं, बाद में लास्ट में। तो E1 और E2 की जो वैल्यू है वो दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब E1 और E2 बराबर है, तो ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। अगर आपको पता है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या बराबर, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2, इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बाकी जो बचेगा वो घटक कौन से बचेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेंगे, वो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक इस पर निरक्ष पर है, तो E जो निरक्ष पर आएगा वो वैल्यू कितनी आएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आपको पता है कि E1 और E2 वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मैं E1 और E2 दोनों बराबर की स्थिति से देखूं तो E जो निरक्ष की जो वैल्यू है
वो कितनी आ जाएगी बताओ 2E1 cos थीटा। इसको मैंने समीकरण कितना दे दिया 4। तो समीकरण 4 क्या आ गई 2E1 cos थीटा। तो इसमें आपके पास E1 की वैल्यू आपको पता है, दे रखी है कितनी है, E1 इक्वल टू कितना है KQ अपॉन है BP स्क्वायर, और जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस है A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू है आप इस त्रिभुज से निकाल सकते हो। तो अगर अपन इसमें देखें तो आपको पता है कि चूंकि E1 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस है A स्क्वायर। और अगर cos थीटा की वैल्यू देखूं मैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है लाल बट्टा का काला फॉर्म, सूत्र याद करो, आधार बट्टा क्या होता है, तो इसका आधार कितना है A, कर्ण कितना है ये BP, तो आपके पास A बट्टा कितना आ गया BP। BP स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर BP की वैल्यू कितनी आएगी बताओ रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू आ गई A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2। cos की वैल्यू E1 की वैल्यू आप इस समीकरण 4 में रख दो, तो वैल्यू कितनी आएगी, जो निरक्ष की स्थिति है उस निरक्ष पर वैल्यू कितनी आएगी बताओ 2। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 की वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और आगे cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो यहां पर जो वैल्यू आई है ऊपर KQ है और ये A है, तो इस 2 को यहां पर भेज दो तो कितना है KQ2 है, ये इस पर घात 1 है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस पर 1 है इस पर आधी है, तो कितनी हो जाएगी एक और आधा कितना है डेढ़, यानी कि 3/2। तो जो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी KQ2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। आपको पता है कि Q2A है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P इक्वल टू तो फॉर्मूला क्या हो गया Q2 है, और जो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है इसमें आपको पता है कि R की वैल्यू है वो A की तुलना में क्या है बहुत ज्यादा है। अगर R की वैल्यू A की तुलना में बहुत ज्यादा है तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, A स्क्वायर 0 होते ही 2 से 2 कैंसिल, तो R की घात कितनी बच गई 3 बच गई। तो आपके पास जो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी KP अपॉन कितना देगा R। ये आपके पास किस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो सदिश रूप में इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, सदिश रूप में देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सदिश रूप में आएगी E निरक्ष, और ये वेक्टर फॉर्म में तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है कितना KP अपॉन R3। अब जो यहां पर E निरक्ष की जो वैल्यू आ रही है KP अपॉन R3, ये सदिश है, और इस पर बाहर चिन्ह किसका आएगा नेगेटिव आएगा, उसमें x वाले में क्या आएगा पॉजिटिव, निरक्ष में क्या आएगा नेगेटिव, इसका एक रीजन है। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन आ रही है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़े थे, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दोनों की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है इस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन है उसकी जो दिशा है वो किस तरफ आएगी B से किसकी ओर आएगी A की ओर, किससे किसकी तरफ होगी B से A की ओर, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन है E जो निरक्ष है वो E निरक्ष किस तरफ है इस तरफ, B से A की ओर इस तरफ है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो किससे किसकी तरफ होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन इस तरफ है नहीं है, ये देखो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है पॉजिटिव, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन वो इस तरफ है। तो विद्युत क्षेत्र की निरक्ष पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे क्या है विपरीत है। इसलिए आपके पास जो यहां पर जो वैल्यू आती है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निरक्ष इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Kp अपॉन R3। एक्स पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की वैल्यू निकाली थी अपन ने एक्स पर, वो वैल्यू कितनी आएगी बताओ। एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आती है 2Kp अपॉन R3। और अगर इसको सदिश रूप में लिखो तो आप इसको क्या लिखते हो, ऐसे। यहां पर नेगेटिव चिन्ह नहीं, क्योंकि उसमें एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, उन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, और यहां पर एक दूसरे के अपोजिट। अब अगर मैं एक्स और निरक्ष की तुलना करूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, तो देखो Kp अपॉन R³ है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं बताऊं, ये निरक्ष लिख सकता हूं, चिन्ह बाहर किसका है, नेगेटिव, तो Ex इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाहर 2 है, चिन्ह माइनस है, तो E क्या आ जाएगा, निरक्ष आ जाएगा। अब अगर इस स्थिति की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है, एक्स पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तुलना का क्या होती है, 2 गुना होती है, डबल होती है। दिशा दोनों की एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है, एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत। तो एक्स और निरक्ष में ये रिलेशन आता है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखूं एक्स, हाँ, तो आपके पास क्या था, Ex इज इक्वल टू माइनस 2E निरक्ष। रिजल्टेंट लूंगा, इसका परिणाम ये है, वो x है वो 2 गुना होगा किसकी तुलना में, तो x पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्ष का क्या होती है, डबल होती है, 2 गुना होती है परिमाण में, और दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत। तो ये अपन ने आज की जो वीडियो है इसमें अपन ने देखा है कि जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, एक्स के साथ इसका क्या रिलेशन। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन देखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। इसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, और इस पर बेस्ट जो भी न्यूमेरिकल हैं आरबीएससी के, वो न्यूमेरिकल सारे अपन करेंगे। थैंक यू।